वेलकम। आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एक्सी के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि द एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी इक्वेशन दे रखा है उन्होंने डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिवर्सिबल नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो कहाँ पे काम आएगा ये रिवर्सिबल वर्ड, वो देखेंगे हम। वेर क्यू इज अ हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, मतलब सारी क्वांटिटीज पर यूनिट मास है। जैसे इट इज स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, और ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इट इज प्रेशर एंड इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है। सो इट इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम। सो ये सारी चीजें दे रखी उन्होंने। एंड दिस एनर्जी इक्वेशन इज नॉट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर वाला टर्म है दैट इज ये इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि हमें पता है पहले से ही हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। सो इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो इट कैन बी मेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द फॉलोइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि इसको कौन से वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर को रिप्लेस करेंगे। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी नो दैट heat transfer is nothing but equal to TdS. ठीक है। So we will replace dq by TdS in this equation. It is TdS. The it is from the definition of entropy for a closed system. सॉरी, किसी भी सिस्टम के लिए नहीं, मतलब एंट्रोपी की जो डेफिनेशन होती है वहां पर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है। तो इट इज TdS इज इक्वल टू du plus PdV. Then if we divide the entire equation by T, what we will get? ds is equal to du by T प्लस पी dv by T। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं हम इससे कि इसको एग्जैक्ट कैसे बनाया हमने। सपोज वी नो दैट ds is nothing but property but TdS is not a property। ठीक है। तो when we will divide this equation by T, so we will get ds here which means we will get a property। और यहाँ पर कौन सा टर्म प्रॉब्लम कर रहा था, dq वाला टर्म प्रॉब्लम कर रहा था। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ds मिल जाएगा, मतलब we will get a property here। So by dividing the equation by T we are getting the property in place of dq। ठीक है। So our 1 by d is a क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सच अ फैक्टर बाय मल्टीप्लाइंग विथ which the given equation, the given differential equation become exact। एग्जैक्ट मतलब उसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 1 by t से डिवाइड करेंगे, तो 1 by t क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An air standard diesel cycle consists of 4 processes। एक से दो आइसेंट्रोपिक, मतलब डीजल साइकिल जिसने जिसने पढ़ी होगी उनको पता होगा चारों प्रोसेस, फिर भी यहाँ पर उन्होंने सब दे रखा है। दैट इज 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। सो लेट मी प्लॉट इट ऑन द TS प्लॉट like this, something like this। y axis पे temperature, x axis पे entropy। So first process is isentropic compression, so it will look something like this। From 1 to 2 they are compressing, and then from 2 to 3 processes isobaric heat rejection। ठीक है। 2 से 3 then रखा हमने 3 से 3 to 4 is isentropic expansion and 4 to 1 is constant volume heat rejection। ठीक है। देन और सेकंड साइकिल उसमें मॉडिफिकेशन दिया है उन्होंने, क्या दिया है कि T4 इज अ टेम्परेचर इन केल्विन अटेन एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल साइकिल है उसमें जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है उसके एंड पे जो टेम्परेचर आ रहा है इट इज नथिंग बट T4।
then the constant volume heat rejection process 4 to 1 is replaced by the constant pressure heat rejection process 4A to 1 such that T4A is the temperature at the temperature in Kelvin reached at the end of isentropic expansion. ये जो 4 से 1 है इसमें डीजल साइकिल में ये कौन सी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम थी, तो इसको क्या करना है हमें 4 से 1 को 4A से 1 से रिप्लेस करना है सच दैट कि ये जो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम थी वो कांस्टेंट प्रेशर हो जाए, ठीक है, मतलब डीजल साइकिल को ब्रेटन साइकिल बनाना है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो दस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस 4 to 1 is replaced by the constant pressure heat rejection process 4A to 1 such that T4A is the temperature at the end of isentropic expansion, ठीक है, and the state point 1 remains the same. Then तो यहाँ पर हिंट क्या है, वी नो दैट ऑन टीएस प्लॉट पे क्या होता है एक बात कि स्लोप ऑफ v is equal to constant line is less than slope of v is equal to constant line, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन का स्लोप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन का, ठीक है। तो 4 to 1 में ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन है तो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन का स्लोप इससे कम होना चाहिए, मतलब 4A वाला पॉइंट क्या होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। और में एक और कंडीशन दी है कि जो स्टार्टिंग वाली स्टेट है दैट इज स्टेट पॉइंट 1 रिमेंस द सेम, सो फॉर इट टू कम हियर मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऐसे करेंगे यहाँ से चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप ज्यादा दिखेगा ना इससे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाले से, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 4A वाला पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा 4A to 1, सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। क्या हो गया फिर, 4 पता चल गया हमें, 4A पता चल गया टीएस प्लॉट पे, तो उन्होंने टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 4A is less than 4, मतलब T4 is greater than T4A, ठीक है, A is the correct answer for this. I hope you got it. Then coming to the third question of this paper, a gas in a cylinder piston device expand from state 1 to state 2, ठीक है, in a polytropic process PV raised to power n is equal to constant. गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एक्सपांड्स, मतलब क्लोज सिस्टम है, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है अंडर द प्रोसेस, और कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, सम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू कांस्टेंट, आइडियल गैस के लिए जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोथर्मल। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम का फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो, तो क्या करना है हमें, we know that work done by closed system is nothing but integral P dV from state point 1 to 2, और यहाँ पर क्या करना है, इसको हमारे पास पता है PV raised to power n is equal to constant, ठीक है, तो we will substitute here in place of P we will put V, that is C V का power n dV, taking C common, ये क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 1 से लेके 2 तक, तो ये क्या आ जाएगा, V का पावर माइनस n dV, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है ना, x का पावर n dx, तो क्या आ जाएगा इसका v का पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट दिस फ्रॉम 1 से लेके 2 तक। अभी क्या करना है, फाइनली यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, तो इट इज c v2 is माइनस n, ठीक है ना, वी नो दैट, मतलब ऐसा रहता है, दैट इज अगर कुछ ऐसा रहता है दैट इज x का पावर a प्लस b, सो इट कैन बी रिटन एज x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, ठीक है ना, ये वाली बात पता होगी आपको, तो वही से हम ऐसा लिख रहे हैं b का पावर माइनस n इंटू v का पावर 1, v का पावर 1 इज नथिंग बट v, प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, v2 माइनस v1 होता है इंटीग्रेशन के बाद, सो इट इज c v1 माइनस n टू v1, ठीक है, यहाँ v2 आएगा हमारा प्लस माइनस n प्लस 1, और वी कैन ऑल्सो राइट 1 माइनस n, सो वी गेट, देन c को यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम, दैट इज pv इक्वल टू कांस्टेंट है ना, pv रेस्ट का पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट,
So C can be written as it is equal to P1 V1 का power n is equal to P2 V2 का power n is equal to PV का power n, मतलब so on सारे स्टेट पॉइंट पर ये वाला फॉलो होगा, मतलब यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर हम C को P2 V2 से रिप्लेस कर देंगे बिकॉज हमारे लिए एक्सप्रेशन कन्वीनियंट हो जाएगा। सो इट इज P2 V2 का पावर n तो V का पावर माइनस n V2 माइनस C, यहाँ पे P1 V1 से रिप्लेस कर देंगे V1 का पावर n V का पावर माइनस n into V1 1 माइनस n, सो इट विल बी P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन बिकॉज V का पावर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना V2 n माइनस n दैट इज V2 0 एंड एनीथिंग का पावर 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 1, ठीक है। तो वहां से हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n, सो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। The temperature of the working fluid in a real heat engine, let me change the color. The temperature of the working fluid in a real heat engine cycle changes during the heat addition and heat rejection process, ठीक है। The maximum and minimum temperature of the cycle are Tmax and Tmin, ठीक है। ये real heat engine का बोल रहा है। If Nc is the thermal efficiency of a Carnot engine operating between this temperature limit, then the thermal efficiency of the real heat engine satisfies the relation। तो क्या बोल रही है कि एक ऐसी हीट इंजन है जिसका टेम्परेचर वैरी कर रहा है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन में, लेकिन उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है Tmax और मिनिमम टेम्परेचर है Tmin, ठीक है। और एक ऐसी सिमिलर टाइप की मतलब कार्नोट इंजन है जिसका मतलब जिसका लोअर और हायर टेम्परेचर है Tmax और Tmin। भी थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है उसको तो पता ही होगा कि कार्नोट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि मतलब किसी भी हीट इंजन का टेम्परेचर मतलब किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी कम होती है कार्नोट इंजन होती है उसकी एफिशिएंसी से अगर दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस क्या बोलते हैं इस पॉइंट से मतलब इस मतलब वो जो कार्नोट की जो कोरोलरी थी उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीट इंजन रियल वाली हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू कार्नोट हीट इंजन की, ठीक है। इनका आ जाएगा हमारा बी। अल्दो ये मतलब मैक्सिमम और मिनिमम है थ्रू आउट द साइकिल वैरी कर रहा है, लेकिन हम अगर मीन टेम्परेचर भी निकालेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में कम ही आएगा, ठीक है। मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है कार्नोट वाले का और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ये हीट एडिशन पूरा इस पे नहीं हो रहा है, ठीक है, वैरी कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो वो हो सकता है इसके कंपैरिजन में कम ही आए, मतलब इतना सोचना भी नहीं है। सीधे सीधे वो वाला थ्योरम हम लगा सकते हैं कि मतलब अगर दो टेम्परेचर लिमिट है तो रिवर्सिबल हीट इंजन या कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं उसे रियल हीट इंजन इरिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। A 1.2 meter cube rigid vessel contains 8 kg of saturated liquid vapor mixture, ठीक है। तो वॉल्यूम दे रखा है वेसल का एंड इट इज रिजिड, ठीक है, और मास दे रखा है 8 kg। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेंगे दैट इज वॉल्यूम बाय मास। इट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर एट 150 kPa और 150 kPa पे सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। देन वी नीड टू कैलकुलेट स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ दिस मिक्सचर। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल गया एक बार तो हम क्या करेंगे वी नो दैट V इज इक्वल टू Vf प्लस x टाइम्स Vfg। व्हाट इज x? x इज नथिंग बट क्वालिटी, ठीक है। Vfg इज नथिंग बट Vg माइनस Vf। तो we know V, we know Vf, we know Vg and that's why we know Vg minus Vf also। so यहाँ से हमारा अननोन क्या है x, x निकल गया, क्वालिटी निकल गई। तो क्वालिटी निकल गई तो हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी है मिक्सचर की। सो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नथिंग बट Hf प्लस x टाइम्स Hg माइनस Hf, ठीक है। The same way we calculate specific volume for any property that we need to calculate in a liquid vapor dome, मतलब saturated liquid vapor mixture के लिए this is the way to calculate it, ठीक है। We need to know the quality at that point and just by knowing the quality and क्या बोलते हैं state point we can calculate any property at that point. So solving it,
we will get for question number 90. Let me check. Is in the range of 750 to 756. ठीक है, किलो जूल पर केजी। सॉल्व करने के बाद इसके बीच में आंसर आ जाएगा आपका। Then coming to the question number 93. Air in a closed system undergoes a thermodynamic process from an initial temperature of 300 Kelvin to final temperature of 400 Kelvin. So T1 they have given as 300 Kelvin and T2 they have given as 400 Kelvin. ठीक है। The specific heat of air at a constant volume Cv varied linearly with the temperature T. ठीक है, Cv वैरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। Then the change in specific internal energy of the air system is. So we know that considering air as an ideal gas, यहाँ पर उन्होंने दिया तो नहीं है, otherwise it will be hectic. So going simple, that for ideal gas Q is nothing but equal to Cv times Dt. ठीक है। So एयर के बारे में अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो उसको जनरली आइडियल गैस कंसीडर करके चलेंगे हम, मोस्टली ऐसा ही किया है। बाकी आप पिछले साल के जितने भी पेपर देख लेंगे, या तो उन लोग अलग से दे देते हैं, कुछ और रिलेशन दिया होता है, अदरवाइज ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो जब हम मतलब वो थर्मोडायनेमिक रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ एक यहाँ पर और एक टर्म आता है ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर उस वो भी कंसिडर करना होता है तो उन लोग और कुछ दे देते हैं, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमें वही मान के चलना पड़ेगा कि एयर आइडियल गैस है। ठीक है, तो जब एयर आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैन बी रिटन एज du इज इक्वल टू Cv dt। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, जब हम एयर को कैलोरिकली परफेक्ट गैस मानते थे वो आवर Cv वाज कांस्टेंट देयर। ठीक है, बट इन दिस केस दे हैव गिवन Cv एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो du is nothing but equal to Cv times dt. So while integrating, what we have to do, we will what we used to do, we kept the Cv outside the integral sign. Why? Because at that time Cv was not a function of temperature, but here the scenario has changed. They have given Cv as a function of temperature, so we need to integrate by keeping it inside the integral sign. ठीक है, so du is nothing but equal to 0.7 plus बाकी बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, किसी को भी आ जाएगा, dt. So here T, so temperature limit are from T1 to T2 and it is 1 to 2, so you will get U2 minus U1, and they are asking about the specific internal energy change, so nothing to worry about mass, and they have not given it to. So after solving, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो आ जाएगा, सिंपल है। 0.7t प्लस 0.27 into 10 का पावर माइनस 3, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट पुट करना तो आना चाहिए अभी आपको। तो ये सब करने के बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा फॉर 93, इट इज इन द रेंज ऑफ 79 to 80। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस Cv को इंटीग्रेट करना था थोड़ा सा, और कुछ नहीं था इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड वन। तो a vertical piston cylinder device contains fixed mass of gas in equilibrium। ठीक है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, यहाँ पर फिक्स मास ऑफ गैस है। ठीक है, तो इस वर्टिकल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्वेश्चन बराबर पढ़ना है हमें, मेरी ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, वर्टिकल मींस इट इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर, दिस इज गैस। सो गिवन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन दैट इज दिस, मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा है, अगर ये ऐसा है, ठीक है, बट हमारा पिस्टन कुछ इस तरीके से दिखेगा 3D में, इस टाइप का, तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट 0.05 मीटर स्क्वायर, और इसका प्रेशर दिया है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर इससे Pg। ठीक है, इन सिलेंडर इज दिस मच, और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा Pa, और गैस का कुछ मास होगा दैट इज नथिंग बट इज वेट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 लेना है। तो हम क्या करेंगे, और उन्होंने दिया नहीं है लेकिन हम यहाँ पर फ्रिक्शन निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ आइडियल मानेंगे, और ये जो गैस और सिलेंडर के बीच का ये जो एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया,
यहाँ पर फ्रिक्शन क्या करेंगे हम, निगलेक्ट करेंगे. So after drawing the free body diagram of a piston, what we will get? Its weight will be acting downward. That is W is equal to mg. ठीक है. I think its mass is given. No, we need to calculate its mass. ठीक है. तो का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है. ठीक है ना. तो इट्स entire cross section area of a piston. So it is nothing but Pa times A will be the force. Similarly, the gas will also exert a pressure on the piston. ठीक है. So it, which means it is Pg into A. And one more word they have given, the gas is in equilibrium. ठीक है. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पिस्टन है एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. तो जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. ठीक है. दैट इज समेशन ऑफ y. So this is y direction. So it is zero. So then we'll get after applying force balance, it is Pa into A plus mg इज इक्वल टू पीजी इंटू ए. ठीक है ना. मतलब जो गैस के प्रेशर को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, पिस्टन का मास और एटमोस्फेयर दोनों मिलकर बैलेंस कर रहा है, जिसके वजह से एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. तो एक सिंपल सी बात थी. तो यहाँ से मास, ये तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया विथ वन अननोन दैट इज एम. इट इज नथिंग बट पी जी माइनस पी ए टाइम्स ए बाय जी. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मास. 24, what is the limit? It is from 254 से लेके 255 तक kg. ठीक है. तो काफी ज्यादा मास था ये पिस्टन का. For this question, this is the correct answer. Steam power plant operate on a Rankine cycle. Check. Steam power plant operate on a Rankine cycle. At a certain operating condition of the plant, there is a reduction of 20% network output. Reduction of 20% network output as compared to 100% capacity. तो पहले सपोज मतलब इनिशियल कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू थी से W. ठीक है. इन किलो जूल पर केजी. फाइनली क्या हुआ कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में 20% कम हो गया. दैट इज W2 is nothing but W minus 0.2 times W. 20% कम हो गया, मतलब 20/100 W माइनस करना था ओरिजिनल से. तो मतलब जो फाइनल कंडीशन में जो वर्क मिल रहा है हमें क्या है, वो 0.8 टाइम्स W. ठीक है. तो वर्क डन जब कम हुआ तो वेट अ सेकंड. वर्क डन जब कम हुआ तो क्या हो रहा है, मतलब इट्स इन किलो जूल पर केजी. तो कम वर्क का प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टीम का जो कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. We know that specific steam consumption is nothing but mass of steam. ठीक है. To the work done obtained in kilojoule. मतलब how many kg of steam we are using to produce 1 kilojoule of work. This is nothing but specific steam consumption. तो हमारा क्या हो रहा है, तो ये जो मास क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, ये वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक वर्क है ना. तो इट इज नथिंग बट W. So specific steam consumption is nothing but 1/W by n. So it is 1 small w. मतलब स्पेसिफिक वर्क है. So its unit will be kg per kilojoule. ठीक है. तो जब ये स्पेसिफिक वर्क कम हो रहा है तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा इस रिलेशन के हिसाब से. ठीक है. तो यही हमें करना है. तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन फॉर फर्स्ट केस इज नथिंग बट 1/W. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन फॉर सेकंड केस इज नथिंग बट 1/0.8 टाइम्स W. तो कैसे निकालेंगे हम, इंक्रीज इन स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, इट इज specific steam consumption at 2 minus specific steam consumption at 1 upon specific steam consumption at 1. ठीक है.
तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा फॉर 95 इट इज इट विल बी 25%। ठीक है, हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एट 250 केल्विन। ठीक है, इन्वायरमेंट है 250 केल्विन पे, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज QL, एंड सप्लाई 6 किलोवाट ऑफ हीट टू द रूम विच इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर TH। कितनी हीट दे रहा है, इट इज 6 किलोवाट। ठीक है, और पावर इनपुट कितना ले रहा है, वी आर सप्लाइंग 1 किलोवाट of power output for its operation. Then the temperature of the room TH is, और क्या है, कार्नो हीट पंप है। So we know that for कार्नो हीट पंप COP is nothing but desired effect, that is QH upon work input, and it can also be written as it is a कार्नो हीट पंप, मतलब रिवर्सिबल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is TH upon TH minus TL। ठीक है, by using this concept we know that QH is nothing but 6 and work done is nothing but 1। we need to find TH। TL they have given as, क्या दे रखा उन्होंने, 250, तो इट इज 6 times TH minus 250 into 6 equal to TH, so we'll get 5 TH is equal to 250 into 6, so it is 5 5 is 25 और 50 into 6 6 5 is 30, so TH will be equal to 300 Kelvin। For 96 300 is the correct answer। and I will skip this question, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया, और कभी आएगा तो मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आता है, that is the general relation among the properties x, y, z at any state point can be expressed as like this। ठीक है, अगर कोई भी 3 प्रॉपर्टी है तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, then if p, t, h are continuous function and cp can be written as dou h upon dou t at constant pressure। ठीक है, अगर cp की डेफिनेशन ये है और p, t और h तीनों कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज है, एंड म्यू इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, यहाँ पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है वो दिया नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, इट इज नथिंग बट डो टी बाय डो पी एट कांस्टेंट h। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये यूज होगी हमें। देन डो h बाय डो p कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये यूज करेंगे, दैट इज पी टी एच आर कंटिन्यूस फंक्शन। सो एज एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूस फंक्शन, तो उनको ऐसे लिखा है एक्स बाय वाई एट कांस्टेंट जेड, वाई बाय जेड, मतलब ऐसा एक्स वाई जेड, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन लिया है तो जेड कांस्टेंट है, वाई जेड का लिया है तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स जेड का लिया है तो वाई कांस्टेंट है। सेम वे में पी टी एच का करेंगे हम, सो व्हेन विल राइट डू पी बाय डू टी विल कीप एच एस कांस्टेंट। ठीक है, when we'll write dou t by dou h, we will keep p as constant। Similarly, when we will write dou h by dou p, then we will keep t as constant। ठीक है ना, ये यहाँ से क्लियर होगा आपको, and it is nothing but equal to -1। so यहाँ पर क्या हो जाएगा, it is dou p by dou t at constant h, it is nothing but 1 by mu p। ठीक है ना, इसको मतलब 1 by mu p can be written as 1 upon और dou p by dou t at constant h। ठीक है, so it is nothing but inverse of it, so it is 1 by mu p, that is 1 by mu, and dou t by dou h ये भी 1 by cp है, मतलब cp का इनवर्स है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, and it is into dou h by dou p at constant t, it is equal to -1। लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इट इज डो एच बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सीपी। ठीक है, म्यू टाइम्स सीपी मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 98 का ए है। ठीक है, लेट मी चेक इट, यस इट्स है 9। Air conditioning system consists of an insulated rigid mixing chamber designed to supply air at 24 degrees Celsius to the building। ठीक है, the mixing chamber mixes two streams of air
दिस मच, मतलब जो स्ट्रीम आ रही है एयर की, ये मिक्सिंग चेम्बर है, यहाँ मिक्स हो रही है, फिर बिल्डिंग को सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग को कौन से टेम्परेचर पे सप्लाई हो रही है, इट इज एट 24 डिग्री सेल्सियस। सो कोल्ड एयर इज कमिंग एट मास फ्लो रेट m डॉट c एंड टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज नथिंग बट Tc, और it is T final, let me say. And second gas, stream of fresh ambient air at 30 डिग्री सेल्सियस, so it is M2, और Ma बोल देते हैं उसको। Ma is nothing but, हाँ उन्होंने बोला भी है, Ma is mass of ambient air, वो दिया नहीं है, ठीक है। सो मास फ्लो रेट इज नथिंग बट Ma डॉट, एंड टेम्परेचर क्या दे रखा है उसका, टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर इज नथिंग बट 30 डिग्री सेल्सियस। एयर को आइडियल गैस अज्यूम करना है विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट Cp, neglect change in kinetic and potential energies as compared to enthalpy, ठीक है। Under the steady state condition, the ratio of mass flow rate of two stream is, तो mass flow rate का रेशियो पूछ रहे हो, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बैलेंस लगाएंगे। तो मास बैलेंस के हिसाब से स्टेडी फ्लो इक्वेशन में क्या पता है हमें, सम ऑफ ऑल द मासेस कमिंग इन माइनस सम ऑफ ऑल द मासेस गोइंग आउट, दैट इज मास फ्लो रेट एंटरिंग द, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम है उसकी क्या हो गई, कंट्रोल सरफेस हो गई, कंट्रोल बाउंड्री, एंड दिस इज नथिंग बट कंट्रोल सरफेस थ्रू विच फ्लूइड इज एंटरिंग। सो इट इज एंटरिंग थ्रू दिस, थ्रू इनलेट्स, एंड इट इज लीविंग थ्रू दिस वन आउटलेट। सो एंड क्या हो रहा है, dm by dt Cv, मतलब रेट ऑफ मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस रेट ऑफ मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एंड फॉर स्टेडी स्टेट प्रोसेस वी नो दैट dm by dt in Cv is equal to 0, ठीक है। सो व्हेन दिस टर्म इज 0 वी कैन राइट, मतलब एक्सपांड कर सकते हैं हम इसको, इट इज नथिंग बट, और सपोज ये जो फाइनल मास है इसको हम mf बुलाते हैं, तो m डॉट इज नथिंग बट mc प्लस ma, m डॉट c m डॉट ma, मतलब m डॉट a ये अंदर आ रहा है ना, और बाहर क्या जा रहा है, इट इज m डॉट f, and the whole is equal to 0. So m dot f can be written as it is m dot c plus m dot a, ठीक है। So this is how we will get m dot f. So once we get m dot f, क्या करना है हमें, रेशो के लिए अभी हमें और एक इक्वेशन चाहिए, तो और एक इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम, वी आर नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो वी नो दैट फॉर अ फ्लो प्रोसेस, total rate of flow of energy coming in, rate of flow of energy leaving out of the control volume is equal to rate of change of energy within the control volume, and for steady flow this is 0, so whatever coming in same will be leaving out, ठीक है। so इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, either it will come through mass और वर्क या हीट, ठीक है। तो इट इज इंसुलेटेड रिजिड मिक्सिंग चेम्बर, मिक्सिंग चेम्बर है तो कोई वर्क तो नहीं होगा, और इंसुलेटेड है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो ई के कंपोनेंट होते हैं, दैट इज नथिंग बट फ्लो एनर्जी प्लस वर्क प्लस हीट, इसमें से वर्क भी 0 है, हीट भी 0 है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट बचा, बस ये वाला एनर्जी वाला, फ्लो वाला। तो फ्लो में भी क्या क्या होता है, फ्लो में होता है एक एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, नेग्लेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब दोनों साइड में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो उनमें जो चेंजेस होंगे वो नेग्लेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर जो V2 माइनस V1 और Z2 माइनस Z1 आ जाएगा उसको नेग्लेक्ट करना है, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, जब नेग्लेक्ट ही करना है तो यहाँ पर E का भी कौन सा डोमिनेंट टर्म हो गया, बस H, ठीक है। एज कम्पेयर टू एंथैल्पी दिस चेंजेस इन दिस टर्म आर वेरी लेस, सो व्हाट वी विल डू, सो एंथैल्पी इज नथिंग बट, मतलब अंदर कहाँ से आ रही है एंथैल्पी, इस मास के साथ आ रही है, इस मास के साथ आ रही है, और इस मास के साथ बाहर जा रही है, दैट इज m डॉट c टाइम्स hc प्लस m डॉट a टाइम्स ha इक्वल टू m डॉट f टाइम्स hf, ठीक है। सॉरी, सो erase it और keep it as it is। और एक चीज दे रखी है उन्होंने, एंथैल्पी, सॉरी, वी हैव कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, सो H कैन बी रिटन एज CPT फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस एज्यूम करना है एयर को। सो एंथैल्पी व्हेन Cp इज कांस्टेंट एंड गैस इज आइडियल, सो वी कैन राइट H एज Cp टाइम्स T, ठीक है, व्हेन रेफरेंस टेम्परेचर इज 0, ठीक है, और एंथैल्पी एट रेफरेंस टेम्परेचर इज 0।
जनरली क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी होता है, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सम आर्बिटरी स्टेट और सम रेफरेंस स्टेट से एच नॉट और सम आर्बिटरी स्टेट से एच एंड सम रेफरेंस टेम्परेचर से टी नॉट एंड आर्बिटरी टेम्परेचर से टी, और व्हेन cp is constant it is nothing but h minus h naught is equal to cp t minus t naught, ठीक है। तो टी नॉट हमें ऐसा टेम्परेचर चूज करेंगे मतलब आर्बिटरीली जहाँ पे एच नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट एच एस सी पी टी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये कैसे लिखा मैंने। once we got this प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर आर नोन टू अस एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इज नथिंग बट इन क्या बोलते हैं केल्विन में रखना है, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं, बिकॉज चेंज निकालते समय केल्विन रखो या डिग्री सेल्सियस कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप हमेशा क्या बोलते हैं उसे केल्विन में रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट इज एम डॉट सी सी पी टी सी प्लस एम डॉट ए सी पी टी ए is equal to m dot f is nothing but m dot c plus m dot a cp tf, ठीक है। cp सब जगह से कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी वांट mc by ma, तो ma से डिवाइड कर देंगे तो इट इज m dot c by ma टाइम्स tc प्लस ta, mc से डिवाइड कर दिया ना, इट इज 1 प्लस c by ma टाइम्स tf, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। So once we got this, after solving it, we will get final answer as question it is. So 99 का आंसर आता है हमारा बी, ठीक है। तो 3/7 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करना है बस, सारा कुछ कर दिया मैंने। Then coming to the next question. An ideal gas mixture consists of 80% of N2 and 20% of O2 on mass basis. तो मास बेसिस पे दिया है, सपोज x इज द टोटल मास और कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, x लेने से अच्छा। सपोज m इज द टोटल, ठीक है। आउट ऑफ इट 80% N2 है, मतलब 0.8 m इज नथिंग बट मास ऑफ N2 एंड 0.2 m इज मास ऑफ O2, ठीक है। टोटल प्रेशर 300 किलो पास्कल है, पार्शियल प्रेशर N2 का क्या होगा, तो वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। ये पता है ना हमें, डाल्टन लॉ से। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, सबके मोल पता चाहिए। तो मोल कैसे पता होंगे, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 इज नथिंग बट 28। मास ऑफ N2 is nothing but 0.8 times m upon 28. Similarly, moles of O2 is 0.2 m by 32, ठीक है। तो यहां से हमें मोल्स मिल गए इस m के टर्म में। अभी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए x किसका, N2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में और बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कर ही देता हूँ मैं। इट इज 0.8 m by 28 एंड इट इज 0.2 m by 32 प्लस 0.8 m by 28। तो ऊपर नीचे से mm कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 0.8 by 28 डिवाइडेड बाय 0.2 by 32 प्लस 0.8 by 28। सॉल्व कर लेंगे आप इसे तो इसका आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 100। लेट मी चेक, इट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On the basis of ideal gas equation and van der Waals equation, the temperature of the gas at a pressure 10 megapascal and a specific volume this much will be, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से और वैन डर वाल इक्वेशन के हिसाब से क्या क्या टेम्परेचर आएगा वो निकालना है हमें। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग बट पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है। इट इज मतलब यहाँ पे आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, आर इज नथिंग बट 0.3 किलो जूल पर केजी केल्विन। मतलब इट इज ऑन मास बेसिस, इट इज नॉट ऑन मोल बेसिस। व्हेन इट इज ऑन मोल बेसिस इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, दैट इज 8.314। लेकिन ये यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने, मास बेसिस पे दे रखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ
कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपको बस यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे P को आप किलो पास्कल में रखेंगे बिकॉज इट इज इन किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। बिकॉज अगर ये किलो जूल पर केजी केल्विन में है तो आप P को किलो पास्कल में रखेंगे, V को मीटर क्यूब पर केजी में रखेंगे, और T को तो हमेशा केल्विन में ही रखना है। सो इट इज फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए तो पता था, सब लोग निकाल ही लेंगे, तो वो तो उसके लिए निकालना भी नहीं है बिकॉज सब ऑप्शन में सेम ही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैन डर वाल के लिए निकालना है। सो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, वैन डर वाल इक्वेशन, दैट इज E प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। सेम T इज इन केल्विन, R इज इन किलो जूल पर केजी, V मीटर क्यूब पर केजी में है तो B भी मीटर क्यूब पर केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो दे रखा है उन्होंने। एंड यहाँ पर क्या है, प्रेशर हम किलो पास्कल में रखने वाले हैं, तो ये वाला टर्म भी हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये किलो पास्कल में आ जाए। तो हमें कुछ करना नहीं है, V को हम मीटर के ऊपर केजी में रख देंगे, तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली दैट इज A बाई V स्क्वायर विल कम आउट इन द यूनिट्स ऑफ किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर निकल के आ जाएगा फॉर दिस, क्या बोलते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन। सो फॉर 101 इट इज ऑप्शन बी, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है, बस आपको वैन डर वाल इक्वेशन पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडियल गैस ब्रेटन साइकिल ऑपरेट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ T3 एंड T1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फॉर कांस्टेंट T3 T1 द प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इज। तो पहले ब्रेटन साइकिल बनाएंगे, आइडियल ब्रेटन साइकिल। इट इज नथिंग बट, लेट मी ड्रॉ इट ऑन TS प्लॉट। 1 से 2 is nothing but isentropic compression, 2 से 3 is constant pressure heat addition, 3 से 4 is isentropic expansion, 4 से 1 is constant pressure heat rejection, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वी कैन राइट T2 by T1 कैन बी P2 by P1 जस्ट फॉर गामा -1 अपॉन गामा, पता है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। सो T2 by T1 मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज, P2 by P1 और P3 by P4 इज इक्वल टू RP। प्रेशर रेशियो बोलते हैं इसे बिकॉज 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर है, 1 से 4 कांस्टेंट प्रेशर है, तो 2 से 3 थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर तो हम इसको RP लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो पॉज कर लिया था तो पता नहीं कहाँ से रुका था। और ब्रेटन साइकिल पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रेशर रेशियो को टेम्परेचर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो वहां से हमारा ये निकल के आएगा T2 by T1 equal to T3 by T4 equal to RP raised to power gamma minus 1 upon gamma, ठीक है। एंड टर्बाइन के लिए वर्क कैन बी रिटन एज H3 minus H4, सिमिलरली कंप्रेसर के लिए कैन बी रिटन एज H2 minus H1, दिस वी कैन प्रूव फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज चेंजेस इन वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, एंड फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर टर्म्स आर नेग्लिजिबल। एंड टर्बाइन के लिए वर्क इनपुट नहीं होता है, वर्क आउटपुट होता है, सो वर्क आउटपुट कैन बी रिटन एज H in minus H out, ठीक है। तो इस आर्गुमेंट से WD की वैल्यू आ जाएगी H3 minus H4, एंड फॉर आइडियल गैस क्या बोलते हैं, डेल्टा H कैन बी रिटन एज Cp T3 minus T4 दैट इज DH is equal to Cp dt। From this argument we will get Cp is equal to T3 minus T4 और Cp is equal to T2 minus T1 कंप्रेसर के लिए। देन फाइनली क्या हो गया, हमारा सारे टर्म रख दिए हमने और बाद में क्या कर लिया, T1 को कॉमन निकाल लिया। तो के बाद T3 and T1 T3 एंड T1 तो कांस्टेंट है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है एंड टू टर्म्स आर कांस्टेंट, उनका रेशियो भी कांस्टेंट है। सो T4 कैन बी रिटन एज
क्लियर है? यहाँ पे क्या करना है हमें, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T4 हियर। तो T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T3, यहाँ से इट इज T3 अपॉन आर पी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, T3 आर पी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स T1. T2 can be written as T2 by T1. We check T2 by T1 is straightforward rp raised to power gamma minus 1 upon gamma is rp raised to power gamma minus 1 upon gamma, ठीक है, प्लस 1 एंड इट इज नथिंग बट W नेट. तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और जीरो से इक्वेट करना है, दैट इज dW नेट बाय dRp इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें जो प्रेशर रेशियो मिलेगा टेम्परेचर के टर्म में, दैट विल बी और मतलब आंसर, मतलब कुछ प्रेशर रेशियो पे क्या होगा, हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा, और मैक्सिमम ही मिल रहा है, ये कैसे प्रूव होगा, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज d² W नेट अपॉन d rp एट rp स्टार, मतलब जो rp की वैल्यू मिली, तो ये क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा. तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये ऐसा आएगा नेगेटिव. तो उससे क्या होता है साबित कि ये जो हमारा प्रेशर रेशियो मिला हमें, फॉर दिस वी विल गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है. इसको अभी डिफरेंशिएट करना है हमें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, Cp कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट है, तो इट इज पहले dW नेट बाय dRp निकाल लेते हैं, फिर जीरो से इक्वेट करेंगे, तो इट इज Cp T1, ये तो कांस्टेंट है, T3 बाय T1 कांस्टेंट 0, T3 बाय T1, और क्या बोलते हैं इसको, d बाई डी आर पी ऑफ आर पी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये ऊपर चले जाएगा, तो इसका मतलब आर पी रेस्ट टू पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इसका डिफरेंशिएट करना है. तो वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इज नथिंग बट x का पावर n माइनस 1, एन एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है. तो सेम यहाँ आर्गुमेंट ये वाला यूज करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा आरपी होल का पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस, ठीक है. तो ये आ गया पहले टर्म का डिफरेंशिएशन. सिमिलरली सेकंड वाले का क्या आएगा, माइनस आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये यहाँ पर जो एन था वो यहाँ पर आएगा, दैट इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0. समझ में आए, डिफरेंशिएट करना है बस. यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इसलिए कचरे जैसा दिख रहा होगा, पेज पर करेंगे तो अच्छे से दिखेगा. जीरो से इक्वेट करना है, तो विल गेट T3 बाई T1 एंड माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा e रेस्ट टू पावर, क्या आ रहा है ये, गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस 1, सॉरी इसको बराबर सॉल्व करता हूँ, ठीक है. ये पहले माइनस को अंदर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ऐसा है ये टर्म, माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन हियर गामा इज नॉट इक्वल टू 0, वी नो दैट. तो ये जो सामने गामा माइनस 1 अपॉन गामा है, ये वाला दोनों साइड, उसको क्या करेंगे, इधर साइड ले जाएंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे पूरे इंटायर इक्वेशन को गामा माइनस 1 अपॉन गामा से, तो क्या आ जाएगा हमारा, इतना ही बचेगा, यहाँ पे एक माइनस बचेगा. इसकी एक में माइनस नहीं बचना चाहिए, आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है. सो इट इज मी कंटिन्यू आरपी, इट इज माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ठीक है, इक्वल टू आरपी गामा माइनस 1 माइनस गामा बाई गामा,
T3 by T1 Rp raised to power gamma plus 1 by gamma it is Rp raised to power minus 1 by gamma. ठीक है, अभी क्या करना है इसको, T3 by T1 is equal to Rp by gamma अपॉन Rp माइनस 2 gamma प्लस 1 by gamma. ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो इट इज Rp माइनस 1 by gamma अपॉन माइनस ऑफ माइनस 2 gamma प्लस 1 अपॉन gamma. इज Rp माइनस 1 by gamma माइनस, मतलब गैमा कॉमन है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं गैमा. इसका आ जाएगा माइनस 1, इसका आ जाएगा प्लस 2 गैमा, इसका आ जाएगा माइनस 1. तो ये क्या हो गया फाइनली, मैंने कहीं एक जगह माइनस, मतलब यहाँ पर जो माइनस आ रहा था ना वो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो आप देख लेना कहाँ पे आ रहा था, किस वजह से आ रहा था. ठीक है, एक बार वापस से यही प्रोसीजर फॉलो करके T3 by T1 आ जाएगा, इट इज Rp टाइम्स 2 gamma minus 2 by gamma. So it is Rp 2 gamma minus 1 upon gamma. So Rp star मतलब ये जो है हमारा प्रेशर रेशियो फॉर विच वी आर गेटिंग मैक्सिमम वर्क gamma upon 2 times gamma minus 1. ठीक है, तो C is the match for 102. ठीक है, C is the correct answer. आई होप समझ में आया आपको. और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और आरबी स्टार की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगी, आपकी हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगी. मतलब इस प्रेशर रेशियो के लिए वर्क डन क्या मिलेगा आपको, हमेशा मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक, इंसुलेटेड है रिजिड है. ठीक है, हीट ट्रांसफर 0, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, इनिशियली कंटेन एयर एट 1 मेगा पास्कल एंड 600 केल्विन. ठीक है, a valve connected to the tank is open and air is allowed to escape until the temperature inside the tank drop to 400 Kelvin. टैंक है, valve है, state 1, this is state 1, air is allowed to escape unless the temperature inside it drop to 400 Kelvin. तो स्टेट 1 पे है T1 हमारा 600, T2 हमारा है 1 मेगा पास्कल, सॉरी P1 है हमारा 1 मेगा पास्कल. ठीक है, और स्टेट 2 पे क्या है हमारा, टेम्परेचर है हमारा 400 केल्विन, और जो टेम्परेचर ऑफ डिस्चार्ज एयर है दैट इज T आउट. ठीक है, वॉल खोलने के बाद टेम्परेचर तो बाहर, मतलब एयर तो बाहर जाएगी ना, तो जो बाहर जा रही है उसका टेम्परेचर क्या बोल रहे हैं वो, temperature of the discharge air can be approximated as an average of initial and final temperature of air in the tank. So T out is nothing but T1 plus T2 by 2. ठीक है, so this is nothing but our temperature of the air which is leaving out of the tank and neglecting changes in kinetic and potential energy of the discharge air. ठीक है, assume that the air behave as an ideal gas with a constant specific heat so that internal energy and enthalpy is like this. Then final pressure of the air in the tank is, तो फाइनल प्रेशर पूछ रहे हैं वो. ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनिशियली मास कितना था वो निकालेंगे. तो वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू M1 RT1. ठीक है, फ्रॉम हियर वी विल गेट P1 एज 1000 मेगा पास्कल, मतलब 1 मेगा पास्कल मतलब 1000 किलो पास्कल. V1 एज 10, R is 0.287 because it is air and T1 is nothing but 600. ठीक है, तो यहाँ से हमारा मास आ जाएगा kg में. देन फाइनली हमें टेम्परेचर पता है और प्रेशर नहीं पता है, मतलब जो टैंक में मास था एयर का. ठीक है, एट स्टेट 1 इट इज दिस, और कितना मास बाहर गया, करते हैं सपोज इतना मास था यहाँ पर अंदर. ठीक है, अभी स्टेट 2 पर कितना मास होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज स्टिल 10 मीटर क्यूब, टेम्परेचर इज दिस मच, प्रेशर एट स्टेट 2 इज से P2. ठीक है,
So we know that from ideal gas it is P2V, V2 is nothing but V, it is M2 R T2, ठीक है. So mass at state 2 is nothing but equal to P2 नहीं दिया है हमें, V2 10 दिया है, ठीक है. So it is 10 times P2 upon R is 0.287 and anything else, it is T2 is also given, it is 400. This is mass at state 1, this is mass at state 2. So what is the mass that is leaving out? It is nothing but equal to M1 minus M2. ये कैसे आएगा? कॉमन सेंस से, क्योंकि बाहर कितना जाएगा, जितना पहले अंदर था और इतना बाद में अंदर है, उन दोनों का डिफरेंस उतना ही बाहर गया ना, ठीक है, इसलिए तो डिफरेंस आया, नहीं तो बाहर नहीं जाता तो कोई डिफरेंस नहीं आता. आफ्टर नोइंग ऑल दिस वी आर रेडी टू अप्लाई द एनर्जी बैलेंस, ठीक है. तो एनर्जी बैलेंस क्या हो रहा है, इस एयर के साथ कुछ मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, एंथैल्पी के फॉर्म में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी, और सम पोटेंशियल उसका राइज हो रहा है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और इनिशियली कुछ भी नहीं हो रहा था. मतलब सपोज दिस इज आवर सरफेस, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम, सॉरी. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर जा रही है एयर, दैट इज m डॉट आउट, इट इज H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ. नो वर्क इज डन, नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज इंसुलेटेड रिजिड बोल दिया उन्होंने. एंड अंदर कुछ आ रहा है क्या, अंदर नहीं आ रहा है, एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी विद इन द सिस्टम, ठीक है. ये क्लियर है आपको, एनर्जी बैलेंस मतलब जो बाहर जा रही है और अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, उसकी वजह से सिस्टम में मतलब ये जो अंदर का है कंट्रोल वॉल्यूम उसमें चेंजेस आ रहा है एनर्जी में. सो m डॉट आउट, राइट इट, कहाँ लिखूं इसे, इसी को मिटा के लिख देता हूं. और देखिए m डॉट आउट इज नथिंग बट इट इज M2 माइनस M1. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की में चेंजेस निगलेक्ट करना है, तो इट इज H2 एंड H2 इज नथिंग बट Cp, सॉरी इट इज नॉट 2, इट इज आउट, ठीक है, बाहर जा रही है, Cpt आउट, ठीक है. एंड E2 में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाले चेंजेस निगलेक्ट कर, कंपोनेंट निगलेक्ट करना है, तो इट विल बी ओनली M2U2 माइनस M1U1. अदरवाइज ये वाले दो टर्म आते अगर दिया होता तो, ठीक है, इनिशियली क्या वेलोसिटी है, क्या पोटेंशियल है, बाद में क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, वहां का वहीं पे है. सो इट इज M2U2 माइनस M1U1, ठीक है. देन U2 कैन बी रिटर्न एज is M2, U2 is nothing but Cv T2 minus M1 Cv T1, ठीक है. तो यहां पर आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व. कैसे, ये देखिए M2 माइनस M1, सॉरी इट इज M1 माइनस M2, ये कर रहा हूं मैं, ठीक है. तो M1 हमारा नोन है, ठीक है, समथिंग, एंड M2 इज ऑल्सो नोन इन टर्म्स ऑफ P2, T out is known, Cp is known, and M2 is known in terms of P2, Cv is also known, they have given like this. Cp दिया है, गैमा दे रखा है, तो Cv नहीं मिल जाएगा यहाँ से, अदरवाइज यहाँ Cv से डिवाइड कर देंगे तो गैमा मिल जाएगा, एक ही बात है, कुछ यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं है. और T2 दिया है उन्होंने दिस मच, T1 पता है हमें, M1 नोन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है, वहां वो है P2, ठीक है. तो वी विल गेट P2 ऑल्सो. सो फॉर 103 इट इज इन द रेंज ऑफ 0.2 से लेके 0.24 MPa मेगा पास्कल, ठीक है. यूनिट्स का ध्यान रखना है, कौन से यूनिट में पूछा गया है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. और प्रोसीजर यही है, यही करना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन पे आते हैं हम. Steam enter a steam turbine at 5 megapascal and 600 degree Celsius and exit as a saturated vapor at 50 kPa. So टर्बाइन दे रखी है उन्होंने,
So this is inlet state से 1, this is outlet state से 2, this is our turbine. इनलेट स्टेट दे रखी है और एग्जिट स्टेट क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, ठीक, ये ध्यान में रखना है आपको. और 5 मेगापास्कल 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनलेट स्टेट क्या है, सुपर हीटेड है. अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द टर्बाइन लॉस हीट टू द सराउंडिंग एट द रेट ऑफ 50 kg per kilogram. So Q out, that is heat is losing the turbine मतलब heat is moving out of the turbine at the rate of, मतलब एट उसकी वैल्यू दे रखी है 50 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है. स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर दे रखा है उन्होंने 50 kg पर किलो जूल पर किलोग्राम. Ambient temperature is 300 Kelvin, that is temperature of atmosphere is 300 Kelvin, and the heat transfer to the surrounding take place at the outer surface at the temperature of 450 Kelvin, ठीक है. ये जो surface temperature है it is nothing but 450 Kelvin. Irreversibility per unit mass flow of the steam flowing through the turbine is, तो irreversibility निकालना है हमें per unit mass flow, that is specific वाली. तो irreversibility is nothing but T naught into S gen, ठीक है. तो टी नॉट में हमें एस जेन निकालना पड़ेगा. एस जेन इज नथिंग बट किलो जूल पर केजी केल्विन. व्हाई केजी केल्विन? बिकॉज दे आर आस्किंग स्पेसिफिक इरिवर्सिबिलिटी पर यूनिट मास दे आर आस्किंग, सो दैट्स व्हाई वी कीप एस जेन एज किलो जूल पर केजी केल्विन. तो एस जेन कहां से मिलेगा हमें? एंट्रोपी बैलेंस से. तो जब हम टरबाइन पर एंट्रोपी बैलेंस लगाएंगे, कंसिडरिंग दिस सरफेस है बाउंडेड, उसको अगर हम कंट्रोल सरफेस माने और टरबाइन पर हम क्या लगाए? एनर्जी बैलेंस लगाए, मतलब एनर्जी बैलेंस नहीं, सॉरी, एंट्रोपी बैलेंस लगाए, तो क्या आएगा? वी नो दैट फॉर फ्लो सिस्टम एंट्रोपी बैलेंस इज एंट्रोपी कमिंग इन विथ मास प्लस एंट्रोपी कमिंग इन विथ हीट और सरफेस ऑफ टेम्परेचर, जहां से मतलब वो कंट्रोल सिस्टम में जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर टेम्परेचर आएगा, प्लस एंट्रोपी दैट इज जनरेटिंग, ठीक है. और यहाँ पर स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो मास फ्लो रेट की कोई जरूरत नहीं है, सब स्पेसिफिक लिखते हैं. इज इक्वल टू एंट्रोपी दैट इज लीविंग आउट प्लस, मतलब देखिए एंट्रोपी सिस्टम में मास के साथ आ सकती है, सो यहाँ पर स्पेसिफिक है, सो इट इज इन किलो जूल पर केजी केल्विन. अदरवाइज अगर रेट पूछा होता तो एम डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और हीट के साथ अंदर आ सकती है या तो जनरेट हो सकती है, ठीक है. और बाहर किसके साथ जा सकती है? सिमिलरली मास के साथ जा सकती है या तो हीट के साथ जा सकती है, ठीक है. तो दिस इज बेसिक एंट्रोपी बैलेंस. तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा? यहाँ पर हीट अंदर, सॉरी, हीट अंदर नहीं आ रही है, ठीक है. क्या हो रहा है? सिर्फ बाहर जा रही है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, ठीक है. एंट्रोपी अंदर आ रही है फ्रॉम स्टेट 1, so this is S in is nothing but equal to S1 plus S gen and it is S out is nothing but S2. और S2 क्या हो जाएगा? S2 is saturated vapor, तो saturated vapor की एंट्रोपी is nothing but Sg, ये है ना, सही है. प्लस Q out क्या है हमारा? 50, इट्स इन किलो जूल पर केजी. एंड टेम्परेचर क्या है? मतलब हीट ट्रांसफर जो सरफेस से हो रही है, कंट्रोल सिस्टम की जो सरफेस है, कंट्रोल वॉल्यूम की जो सरफेस है, दैट इज कंट्रोल सरफेस, तो उसका टेम्परेचर क्या है? TS. TS इज नथिंग बट 450. तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारा, तो दिस इज आवर एंट्रोपी बैलेंस. यहाँ पर हमें हीट ट्रांसफर पता था तो यहाँ पर सब सिंपल हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा हमें. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? Sg नोन है, S1 नोन है, तो एस जेन निकल के आ जाएगा. और जब एस जेन निकल के आ गया तो इरिवर्सिबिलिटी इज नथिंग बट T नॉट इंटू एस जेन, ठीक है. सो Sgen is known and T naught is 300. So after substituting values for 104, I solved it. It is 133.11. ठीक है. So this is the exact answer coming out for question number 104. ठीक है. कुछ भी नहीं करना था. अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जा सकता था, एक आखिरी में क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा मैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. So this is the procedure for this question. Then ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंथी दिख रहा है. अ हीट इंजन रिसीव्स हीट एट 1000 केल्विन, ठीक है, एंड रिजेक्ट हीट टू द एनवायरनमेंट एट 300 केल्विन. सो
1000 केल्विन से हीट आ रही है हीट इंजन में, सपोज क्यू इन से, एंड रिजेक्टिंग हीट टू एनवायरनमेंट एट 300 केल्विन। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन इज हाफ ऑफ कार्नोट इंजन। सो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, हाफ ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। The work output from the heat engine is completely used to drive. Suppose W is the work output we are getting. So it is used to drive the refrigerator. Steadily removes heat from the cold space. So cold space से heat remove कर रही है, that is QL 260 Kelvin, और QL की वैल्यू क्या है 5.2 किलोवाट। ठीक है, इस रेट पर हीट रिमूव कर रही है एंड रिजेक्ट हीट टू द सेम इन्वायरमेंट को ही रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, और सेम यहाँ पर बोला है कि COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज हाफ ऑफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट एज दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसका भी COP कार्नोट के COP से हाफ है। Then the rate of heat supplied to the heat engine is, that is we need to calculate Q in. तो कैसे करेंगे, we know that efficiency is W by Q in for heat engine, और इसकी efficiency is half of Carnot, that is half of 1 minus TL upon TH। पता है ना ऐसा, कार्नोट के लिए it is 1 minus, it is the efficiency is the only function of temperature limits। so W की वैल्यू आ जाएगी हमारी Q in by 2, 1 minus TL is nothing but 300, TH is 1000। ठीक है, तो it is 0.7 by 2 times Q in। so I think we got W in terms of Q in, so it is 0.35 Q in। ठीक है, और एक पॉइंट दिया था उन्होंने कि जो एंटायर वर्क डन है वो रेफ्रिजरेटर चलाने में यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, COP निकालेंगे। We know that COP of refrigerator is nothing but desired effect, that is QL by work input। QL is 5.2, work input is 0.35 times QN। ठीक है, अब यहाँ पे COP कैसे निकालेंगे, इट इज हाफ ऑफ कार्नोट, दैट इज कार्नोट का कैसे निकालते हैं, इट इज TL अपॉन TH माइनस TL फॉर रेफ्रिजरेटर। ठीक, हाफ TL is 260, TH is 300 minus 260, so it is 260 upon 40 इंटू 2। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, मतलब Qn इक्वल टू 260 by 80। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट Q इनपुट। ठीक है, 105 का आंसर आ जाएगा हमारा। मैं चेक किलो वॉट में पूछा है उन्होंने, 05 ना, सो इट इज इन द रेंज ऑफ 4.5 से लेके 4.65 तक। ठीक है, इन किलोवाट, इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 106, a room contain air at 25 degree Celsius, 100 kilopascal and 80% relative humidity। ठीक है, if the saturation pressure of the water at 25 degree Celsius is this much, saturation pressure दिया है, then specific humidity of the air is, we know that omega is equal to 0.622 PV upon PT minus PV, where PV is nothing but the partial pressure of water vapor। ठीक है, and relative humidity is nothing but PV upon PV sat, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाई पता है 80% मतलब 0.8। ठीक है, पीवी नोन नहीं है, पी सेट पता है 3.1698, तो यहाँ से हमें पीवी पता चल जाएगा। जब पीवी पता चल गया और पीटी तो नोन है, पीटी इज नथिंग बट टोटल प्रेशर, मतलब रूम का जो प्रेशर है इट इज नथिंग बट पीटी, सो इट इज 100। और यहाँ से पीवी पता चल गया, तो जब पीवी और पीटी पता चल गया तो आपका आंसर आ जाएगा इन किलो जूल ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो 106 का आंसर आता है आपका इन द रेंज ऑफ 0.016 से लेके 0165। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लायक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Insulated rigid container is divided into 2 parts by thin partition. So this is our container, it is divided into 2 parts and it is insulated as well, which means heat transfer through it is not possible। So one part of container contains 6 kg of liquid vapor mixture with a dryness fraction of 0.7 and 0.3 at 0.3 megapascal। तो पहले पार्ट में क्या है, 6 kg ऑफ लिक्विड है।
ठीक है। और दूसरे पार्ट में 12 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड है। ये पहले 0.3 मेगापास्कल पे है और ये 0.6 मेगापास्कल पे है, सेम सब्सटेंस का। और जब पार्टीशन है, ये पार्टीशन को रिमूव कर दिया तो सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। सो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रिजिड। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है फाइनल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, बिकॉज वो रिजिड है तो टैंक का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.3 पर, मतलब इसके लिए 6 kg के लिए क्या करेंगे हम, V सपोज दिस इज से 1, दिस इज से 2। ठीक है, तो V1 इज नथिंग बट VF प्लस x टाइम्स VFG। ठीक है, x1 टाइम्स VFG। तो यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा हमारा 0.7। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमारा V1 आ जाएगा एंड V1 इज इन मीटर क्यूब पर kg। So when we will multiply it with m1, so we will get v1, that is m1 times v1 is nothing but v1, so it will be in meter cube। तो इस कंपार्टमेंट का क्या आ जाएगा, हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करेंगे, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, अदर पार्ट कंटेन 12 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब v2 क्या हो जाएगा, vf इंटू m2। ये क्लियर है ना आपको, सैचुरेटेड लिक्विड है सेकंड वाले में बस, तो यहाँ से आपका V2 मिल जाएगा एंड टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट V1 प्लस V2। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आपका हो गया V एंड टोटल मास इज 6 + 12 दैट इज 18। सो दिस इज 18। व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 18 वी विल गेट मीटर क्यूब पर kg। सो ये पार्टीशन का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, V इज नथिंग बट V1 प्लस V2। सो व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय टोटल मास वी विल गेट आंसर दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, सो दिस वाज द कैच, मतलब रिजिड कंटेनर था तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो हमें वॉल्यूम निकाल लिया हमने, देन उसको टोटल मास से डिवाइड कर लिया तो हमें फाइनली मिक्सचर का वॉल्यूम मिल गया स्पेसिफिक वाला। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। During a steady state air conditioning process, air enter a heating section at 15 degrees Celsius with a 40% relative humidity and leaves at 30 degrees Celsius। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बस एयर आ रही है हीटिंग सेक्शन में, गर्म होके चली जा रही है। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसी दिखेगी प्रोसेस, लाइक दिस इज DPD, दिस इज W, T1 और T2। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे उसकी क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40%, टेम्परेचर है 15 के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर दिया है, और फाइनली क्या है 30, और टोटल प्रेशर इज 100 kPa। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एग्जिट एयर इज, तो इट इज नथिंग बट सेंसिबल हीटिंग। जब सेंसिबल हीटिंग है तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो इट इज नथिंग बट ω1 इज इक्वल टू ω2 एंड वी नो दैट ओमेगा कैन बी रिटन एज 0.622 टाइम्स PV1 अपॉन PT माइनस PV1 is equal to 0.622 PV2 upon PT minus PV2। ठीक है, तो PV1 क्या आ जाएगा, एंड ऑल्सो वन थिंग phi is equal to PV by Psat। ठीक है, तो स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है 0.622, 622 कैंसिल, और PV1 कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स Psat1 PT minus 5 टाइम्स Psat1 is equal to phi2 times Psat2 minus PT phi2 times Psat2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें phi2 निकालना है, Psat1 Psat2 पता है, दिस इज Psat2, दिस इज Psat1, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर, और phi2 निकालना है हमें। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा आपका फॉर 108, इट इज इन द रेंज ऑफ 15 से लेके 17 तक। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। Then final question of this paper. Steam enter a turbine at a 10 megapascal and 600 degrees Celsius. So it is superheated with a mass flow rate m dot is 16 kg per second. Then steam exit the turbine as a saturated vapor at 10 kPa. Exit कैसा हो रहा है 10 kPa पर। Under steady state condition, turbine generates 16.2 megawatt of power। ठीक है, if the ambient temperature is 25 degrees Celsius,
रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द टरबाइन इज, ठीक है। तो एंट्रोपी जनरेशन पूछा है टरबाइन में कितना होगा, दैट इज एस जेन दे आर आस्किंग। ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने इरिवर्सिबिलिटी पूछा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंट्रोपी बैलेंस लगाएंगे। और एक चीज, एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है और टरबाइन के सरफेस का टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एम्बिएंट टेम्परेचर और टरबाइन के सरफेस के टेम्परेचर को सेम ही मानेंगे, ठीक है। मतलब सरफेस का जो टेम्परेचर है और वो टरबाइन का, सॉरी, जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो दोनों क्या है, सेम है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सॉल्व करके देखा है, हमारा आंसर मैच होता है उससे। उन्हें देना चाहिए था जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने दिया था। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, सपोज दिस इज आवर टरबाइन, let this is exit, yeah, this is 1, this is 2, applying energy balance, neglecting kinetic and potential energy changes, that is स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है पूरा, ये जो बनाया हमने, ठीक है। तो एनर्जी एंटरिंग माइनस एनर्जी लीविंग इक्वल टू डी बाई डी टी सी वी। स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट दिस इज 0, ठीक है। तो ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट, सॉरी ई डॉट इन इज इक्वल टू ई डॉट आउट, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, कैन बी एनर्जी, और सिमिलरली मास के लिए भी हो जाएगा, मास फ्लो मास बैलेंस लगाएंगे हम, दैट इज एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी सी वी, ठीक है। और स्टेडी स्टेट दिस इज 0, सो जितना मास अंदर आ रहा है, मास फ्लो अंदर है, उतना ही मास फ्लो बाहर है, ठीक है। एम डॉट इन इज इक्वल टू एम डॉट आउट। बाय दिस आर्गुमेंट वी कैन राइट, मतलब जो एम डॉट है हमारा दैट इज नथिंग बट 16 kg पर सेकंड। तो यहाँ से ई डॉट इन क्या हो जाएगा, एनर्जी कैन एंटर कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू मास, दैट इज एम डॉट इन H1, ठीक है। बाकी टर्म निगलेक्ट कर रहा हूं मैं बिकॉज चेंजेस निगलेक्ट करने हैं हमें, प्लस डब्ल्यू इन प्लस क्यू इन इज इक्वल टू एम डॉट आउट H2 प्लस डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट, ठीक है। तो सपोज हीट लीव कर रही है टरबाइन से और वर्क भी हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड एम डॉट इन एम डॉट आउट आर सेम एंड नो हीट इज एंटरिंग, ठीक है। जनरली हीट लॉस ही होता है टरबाइन में, हीट ट्रांसफर तो होता नहीं है, ठीक है। बिकॉज जो एम्बिएंट रहेगा वो लोअर टेम्परेचर पे रहेगा एज कम्पेयर टू जो वर्किंग फ्लूइड है स्टीम टरबाइन के अंदर, उसके कंपैरिजन में। तो बाहर से अंदर आने का कोई चांस नहीं है, अंदर से बाहर ही जाएगी, लीक ही करेगी। इस आर्गुमेंट को यूज करके हम फाइनली हमारा इक्वेशन लिखेंगे। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट एम डॉट एंड इट इज H1 माइनस H2 प्लस नो वर्क इज एंटरिंग द टरबाइन एंड नो हीट इज ऑल्सो, मतलब हीट भी नहीं आ रही है, वर्क भी नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा, बस H2 को इधर ला लिया मैंने। सिमिलरली वर्क आउटपुट जो है हमारा उसको भी इधर ला लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो विल गेट क्यू आउट। तो एंट्रोपी बैलेंस में आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो ऊपर मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था, वहां पे हीट ट्रांसफर दे रखा था, जो टरबाइन से मतलब बाहर जा रही हीट वो दे रखी थी, यहाँ पे नहीं दे रखी है, वर्क दिया है। तो हमें एनर्जी बैलेंस यूज करके पहले हीट ट्रांसफर निकालना है, बाद में हम एंट्रोपी जनरेशन निकालेंगे, ठीक है। So, एंट्रोपी बैलेंस व्हाट वी विल गेट, और S1, ठीक है, एंटर हो रही है, प्लस इसके साथ क्या बोलते हैं, मास के साथ एंट्रोपी एंटर हो रही है, प्लस हीट के साथ कोई नहीं हो रही है एंटर, वाई, बिकॉज हीट अंदर नहीं आ रही है टरबाइन के, और एंट्रोपी जनरेट हो सकती है। सिमिलरली एंट्रोपी बाहर जा सकती है विथ मास, और क्या हो सकता है, जो हीट है दैट इज क्यू आउट, उसके वजह से एंट्रोपी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर टी तो सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन सरफेस और एम्बिएंट टेम्परेचर एक ही मानेंगे हम, बिकॉज दे नहीं रखा उन्होंने। यहाँ पर क्या क्या है, स्टेट 1 पर तो सीधे सीधे नोन है, दिस इज नथिंग बट S1, व्हाट इज S2 इज
उन्होंने दे रखा है कि एग्जिट ऑफ द टर्बाइन इज सैचुरेटेड वेपर, तो S2 इज नथिंग बट Hg एट स्टेट 2, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट और S2। तो S1 नोन है, S2 नोन है, m डॉट नोन है, Sgen का यूनिट किलोवाट पर केल्विन में आएगा बिकॉज ये सारा किलो जूल पर केजी केल्विन में रखेंगे हम, ठीक है। और ये किलो जूल और ये ऑटोमेटिकली किलोवाट में रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन से किलोवाट में ही आएगा ये, एंड TS केल्विन में होगा, दैट इज 25 प्लस 273, सो इट विल बी 298, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग विल गेट Sgen एज 21.471 kilowatt per Kelvin. So this is our entropy generation rate, and that's all. Thanks for watching.